हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पिछले दो वीडियोज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसको हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा है, उस चैप्टर के वीडियोज को नहीं देखा है, तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। अब आज का चैप्टर है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या समझोगे आज के चैप्टर में? आज के चैप्टर में हम बेसिकली डायमेंशंस पे फोकस करेंगे। आज डायमेंशंस के बारे में समझेंगे। ये डायमेंशंस क्या है बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन डायमेंशंस के लिए जरूरत किसकी होगी? फॉर्मूलाज की। सर हमें तो फॉर्मूलाज आते ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, नहीं आते भाई। फॉर्मूलाज जितने आप 10th तक 9th 10th पढ़ के आए हो वो तो आते होंगे, वो भी नहीं आते सर, कोई बात नहीं। वो भी नहीं आते तो फिर भी आप डायमेंशंस को सीख जाओगे। कुछ भी नहीं आता तब भी सीख जाओगे। भाई देखो, आपके पास इंटरनेट है, नेट वेट पे जाओ, सर्च करो फॉर्मूला। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मैं आपको उसकी डायमेंशन लिखना सिखा दूंगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे डायमेंशंस तक जब पहुंचे, फॉर्मूला तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लोगे, और आपका मन करे कि नहीं सर फॉर्मूला अब इंटरनेट पे सर्च करना बहुत हो गया, अब तो हमें याद भी कर लेना चाहिए, तो कर लेना लर्न फिर तुम। लेकिन डायमेंशन लिखना तो सीख लो। तो यहां पे सेकंड चैप्टर में सबसे पहली चीज तो आपको डायमेंशन लिखना ही सीखना पड़ेगा। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है, बहुत ही इजीएस्ट लैंग्वेज में इसको समझने वाले हैं। जुड़े रहिए यहां पे इस वीडियो में एंड तक, और एंड तक आप डायमेंशंस लिखना जरूर सीख के जाओगे यहां से। अब बात यह है, फर्स्ट चैप्टर में आपने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा है। फिजिकल वर्ल्ड, ये बाहरी दुनिया, ये भौतिक संसार, और संसार को देखने का सबका अपना एक अलग विजन है। एक शराबी आदमी को केवल इस दुनिया में शराब दिखती है, उसका विजन ही ऐसा, उसको शराब दिखेगी। एक सत्ता में लिप्त आदमी को केवल चुनाव दिखता है कि भाई हाँ मुझे तो क्या चाहिए, केवल चुनाव चाहिए, चुनाव करवा दो फटाफट, और है ना फटाफट मुझे राजा बना दो। उसको केवल वो इस दुनिया को इसी नजर से देखता है। एक मिठाई का शौकीन आदमी है, उसको इस दुनिया में केवल मिठाई मिठाई दिखती है। सबका अपना एक विजन होता है, सब दुनिया को एक अपने तरीके से देखते हैं। तो हम इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि भाई ये विजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमारे पास एक फेमस साइंटिस्ट हुए, कौन? रिचर्ड फेमन। रिचर्ड फेमन ने इस दुनिया को एक अलग तरह से देखा। वो हमें समझने में हेल्प करता है कि आखिर जो ये फिजिक्स है वो किस चीज पे बेस है। तो देखो थोड़ा सा बात करते हैं रिचर्ड फेमन के बारे में। रिचर्ड फेमन, रिचर्ड फेमन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। अब इनका जो नजरिया है इस दुनिया को देखने का क्या है, ये पूरी दुनिया को, इस फिजिकल वर्ल्ड को क्या मानते हैं? ये फिजिकल वर्ल्ड को चेस का टुकड़ा मानते हैं। चेस क्या है आपने देखा हो ना, ये सैनिक सीधा चलता है फिर टेढ़ा मारता है, हाथी सीधा चलता है, ऊंट सीधा चलता है, राजा रानी, ये देखा होगा ना आपने, गेम खेला होगा चेस। तो देखो चेस का कोर्ट यहां पे बना लेता हूं। तो चेस के कोर्ट के अंदर बेसिकली कुछ इस तरह की डिजाइन होती है हमारे पास। ये चेस का हमारा कोर्ट बना रहे हैं, देखो हम 1 2 3 4 5 6 है ना। वैसे तो इसमें 8 होते होंगे शायद, ज्यादा देखो मुझे पता नहीं इस बारे में, पर फिर भी हम हमारे मतलब का जितना उतना बना लेते हैं। देखो तो भाई ये हमने बना दिया है, क्या? एक कोर्ट बना दिया। अब इसके अंदर क्या करें सर? देखो हम इसमें सेना बिठाएंगे हमारी, भाई इधर तो इधर चाइना है, इधर इंडिया है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो भाई ये हमने हमारी सेना को बिठा दिया है। हमारे पास हाथी हैं, घोड़े हैं, सैनिक हैं, बहुत सारे लड़ाके हैं, ऊंट हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, दोनों तरफ हैं, ठीक है। हमारे पास ज्यादा है चाइना से, ठीक। हम तो अपने वाले पलड़े को भारी रखेंगे ना। देखो अब हमें पता चलता है, देखो यहाँ पे ये जो चेस का टुकड़ा है, मतलब ये जो बोर्ड है पूरा, ये आपका क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है, पूरा नेचर है, ठीक है ना। ये क्या है? पूरा नेचर। इसमें पूरी दुनिया है, इसको फिजिकल वर्ल्ड आप बोल सकते हो। ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड है। अच्छा अब ये सर पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, तो इसके अंदर आप देखेंगे क्या? रिचर्ड फेमन इसको किस तरह से देखते हैं? देखो यहां पे वो कहते हैं कि साइंटिस्ट है ना, वो एक ऑब्जर्वर की तरह से काम करता है। तो यहां पे हम लगा देते हैं एक ऑब्जर्वर। तो यहां पे एक ऑब्जर्वर है हमारे पास, ठीक है। ये कोई एक ऑब्जर्वर है, ये है जो कि आपका साइंटिस्ट, एक ऑब्जर्वर है जो साइंटिस्ट है, वो बैठा हुआ है। और ये पूरा क्या है आपके पास? नेचर है, फिजिकल वर्ल्ड है। अच्छा तो यहां पे, और ये हम मान लेते हैं पूरा आपके पास क्या है? वर्ल्ड। ये पूरा संसार है, ये पूरी दुनिया है, ठीक है ना। तो दुनिया मतलब कौन? दुनिया के लोग,
बेसिकली आप कहेंगे सर ये तो फिजिकल वर्ल्ड हो ही गया था, फिर ये नया वर्ल्ड कहां से आ गया? ये पूरे दुनिया के लोग हैं, ठीक है ना। अब ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये नेचर है, नेचर के अंदर कुछ भी हो रहा है ना। क्या हो रहा है? हाथी ने अपनी चाल चली, और हाथी कैसे चलता है? बिल्कुल सीधा चलता है। ये बात किसने देखी? नेचर में कुछ भी होता है तो उसको कोई लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऑब्जर्वर। वो कौन है? हमारे साइंटिस्ट। तो इस साइंटिस्ट ने क्या देखा कि भाई हाथी है ना, वो कैसा चलता है? बिल्कुल आपका सीधा चलता है। अच्छा, इसने राइट डाउन कर लिया। राइट डाउन करके पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया के लोगों को बता दिया कि भाई अरे सुनो सुनो भाई, हाथी सीधा चलता है। भाई ठीक है, हम तो वर्ल्ड है ना, हम तो दुनिया में आते हैं, हमारे पास तो देखने का अपना विजन है नहीं। हमने ये सारा काम किस पे छोड़ रखा है? हमने सारा काम छोड़ रखा है साइंटिस्ट पे। भाई वो जैसा देख के हमें बताएंगे वैसा हम सुन लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद इसने कहा कि ये है ऊंट, और ऊंट है ना वो टेढ़ा चलता है। ऊंट कैसा चलता है? बोले टेढ़ा चलता है। बोले हमने ठीक है, इसने देखा, इसने हमें बता दिया वर्ल्ड को, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद देखो ये हमें बताया कि राजा रानी कैसे भी चल सकते हैं, सीधे चल सकते हैं, टेढ़े चल सकते हैं, किसी की भी चाल ये ले सकते हैं। हमने देखा अच्छा, तो इन्होंने ऑब्जर्व ने, इस साइंटिस्ट ने इसको राइट डाउन किया और हमें बता दिया भाई वर्ल्ड के लोगों सुनो ऐसा होता है, ठीक है। हमने इस बात को भी मान लिया। ये बेसिकली जो ये क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? ये रूल्स बना रहे हैं अलग अलग। ये क्या बना रहे हैं? रूल्स। नेचर के अंदर होने वाली इंसिडेंट को ये देख रहे हैं। ये साइंटिस्ट ऑब्जर्वर नेचर में, इस दुनिया में जो घटनाएं हो रही है ना, उनको देख रहे हैं और उनको देख के अपने रूल बना रहे हैं, और वो रूल दुनिया को बता रहे हैं, वर्ल्ड को बता रहे हैं। यही तो हो रहा है बेसिकली। अच्छा, किसी ने कहा सैनिक है ना, सैनिक भाई सीधा चलता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब इसके बाद सैनिक मारता कैसे है? टेढ़ा मारता है, ठीक है। तो मतलब पहले रूल क्या बना? भाई सैनिक है वो कैसा चलेगा? सीधा चलेगा। दुनिया ने मान लिया, साइंटिस्ट ने यहां पे ऑब्जर्व किया, देखा कि भाई सैनिक कैसा चलेगा? सीधा। वर्ल्ड को बताया, वर्ल्ड में हम लोग थे, हमें बताया कि भाई ये सीधा चल रहा है। हमने माना ठीक है, सीधा चलता होगा। लेकिन कुछ समय बाद सैनिक ने यहां पे अपनी चाल चली, कैसा चला? टेढ़ा चला। जब टेढ़ा चला तो हमने क्या कहा? भाई दुनिया के लोगों ने कहा कि अरे भाई साइंटिस्ट ऑब्जर्वर, तुम तो कह रहे थे कि ये जो सैनिक है ये तो सीधा चलता है, टेढ़ा कैसे चल रहा है? तो फिर ये साइंटिस्ट क्या कहता है? इसने कहा भाई रुको, सुनो, दुनिया के लोगों सुनो, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। मतलब या फिर पहले वाले ऑब्जर्वर ने, पहले वाले साइंटिस्ट ने थोड़ा हमें गलत बता दिया है। मतलब ये चलता तो सीधा है, ठीक है, लेकिन ये मारता कैसा है? टेढ़ा है। मतलब लिखी हुई बात में इंप्रूवमेंट आया। आप देखते हो ना, पहले डोल्टन ने कुछ बताया था एटम के बारे में, फिर उसके बाद थॉमसन ने बताया, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड की बात को कैंसिल करके फिर नील्स बोर आ गए। मतलब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है ना। किसी ने एक रूल बनाया, वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि भाई लिख दिया वो एकदम दुनिया का कड़वा, एकदम बिल्कुल ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ। अब यहां पे इसके अलावा कोई सच हो ही नहीं सकता। यहां पे बेसिकली जो ट्रूथ है वो एक ही है कि जो आपके सामने हो रहा है, अगर वो कुछ चेंजमेंट हुआ है तो उसमें यहां पे जो रूल बनाए वो भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। मतलब रूल से आपका वर्ल्ड नहीं चलता है। जो रूल आपने बनाए हैं उनसे वर्ल्ड नहीं चलता। साइंटिस्ट ने जो रूल बनाए हैं उनसे वर्ल्ड नहीं चलता। तो किससे चलता है? वर्ल्ड चलता, फिजिकल वर्ल्ड अपने हिसाब से चलता है। और ये जो नेचर में, फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें हो रही है उनके हिसाब से ऑब्जर्वर साइंटिस्ट है वो रूल बनाते हैं, ठीक है। और फिर वो दुनिया को बता दिए जाते हैं, वर्ल्ड को बता दिए जाते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो ये आपका किसका कहना था? रिचर्ड फेमन। तो रिचर्ड फेमन इस दुनिया को इस विजन से देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब यहां पे बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो PQ, फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अभी अभी हमने देखा कि रिचर्ड फेमन क्या कहते हैं। रिचर्ड फेमन कहते हैं कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होती है और साइंटिस्ट क्या करते हैं, मतलब ऑब्जर्वर उसको देखते हैं और रूल बना देते हैं। लेकिन उन रूल्स को समझने के लिए हमें जिनकी जरूरत पड़ती है वो आपकी है फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मापी जा सकती है, मेजर करी जा सकती है और इस फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उनको समझने में हमारी हेल्प करती है। ऐसी कोई भी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। समझ गए? एक तो जिसको क्या किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है। एक तो जिसको मेजर किया जा सकता है किसी भी एक डिवाइस के थ्रू, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको मेजर कर सकते हैं। और दूसरा यहां पे जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं, रूल हैं, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, उनको समझने के अंदर हमारी हेल्प करती हैं, उनको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। देखो फिजिकल क्वांटिटी में एक तो आपको मिलेगा n, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा यहां पे u,
मतलब आपको मिलेगी यूनिट। एन का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू का मतलब क्या है? यूनिट। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके अंदर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी और साथ में आपको क्या मिल जाएगी? एक यूनिट मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल बता देता हूं सिंपली। मैंने कहा कि टाइम है वो आपके पास 5 आवर्स है। देखो एग्जांपल है आपका, टाइम है ना वो आपके पास क्या है सर? 5 आवर्स है। तो देखो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 और हावर क्या है? यहां पे यूनिट है। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपकी ना तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बिना हो सकती है और ना ही एक यूनिट के बिना हो सकती है, ठीक है। और यहां पे देखो जो 5 है, देखिए देखो ये नंबर है। वैसे ही यहां पे मैं लिख देता 5 kg, मतलब 5 किलोग्राम। मेरे पास कोई चीज है वो 5 किलोग्राम है, तो 5 क्या हो जाती है मेरे पास? एक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो किलोग्राम है भाई यहां पे मैं लिख देता देखो 5 किलोग्राम। तो 5 तो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम देखो क्या है? यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर या तो आपके पास देखो, या तो नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू भी जरूर होगी और साथ में उसकी यूनिट भी होगी। मतलब समझ गए आप एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है भाई, इनके कोई ना कोई टाइप्स भी होते होंगे। तो बेसिकली ये फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप्स आपके पास होते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, 3 आपके पास है, फटाफट इनको समझते हैं। देखिए सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला टाइप है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? अब देखो नेम से ही आपको पता चल रहा है फंडामेंटल, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती हैं। तो इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप क्या लिख सकते हो? देखो यहां पे डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास होती हैं? तो देखो यहां पे मैं लिख दूंगा फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बाद यहां SI यूनिट, यहां पे मैं लिखूंगा SI यूनिट, और उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं सिंबल, यहां पे लिख देंगे सिंबल। तो देखो SI यूनिट, सिंबल और यहां पे लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो सबसे पहली क्वांटिटी यहां पे आपके पास आती है लेंथ। अब लेंथ की SI यूनिट आप सभी जानते हैं क्या होती है? मीटर। और इसका सिंबल क्या होता है? M, ये इसका सिंबल होता है। उसके बाद देखो मास, सेकंड यहां पे आ जाएगी मास। मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, SI यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किलोग्राम। और उसके बाद इसका सिंबल होता है kg। ओके, उसके बाद थर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, और यहां पे इसकी SI यूनिट क्या होती है? देखो सेकेंड, और इसका सिंबल होता है आपके पास S। ओके, अब इसके बाद फोर्थ यहां पे हम राइट डाउन कर सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसकी SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। अब टेम्परेचर आपका सेंटीग्रेड में भी मापा जाता है, फारेनहाइट में भी, केल्विन में भी। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की अलग अलग यूनिट्स हैं, पर हम केवल SI यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ये है केल्विन, और केल्विन का सिंबल होता है आपका K। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ यहां पे राइट डाउन कर रहा हूं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और इसके लिए क्या लिखा जाता है? A लिखा जाता है। तो ये तो हो गई देखिए 5। अब इसके नीचे यहां पे जगह नहीं है तो मैं इसको रफ करके दोबारा लिखता हूं। उसके बाद है देखो 6, और 6 क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी SI यूनिट है कैंडेला। और यहां पे इसको रिप्रेजेंट CD से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और उसके बाद लास्ट एंड 7 जो कि फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, देखो
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको यहां पे देखो मापते हैं किसमें, मोल के अंदर, और यहां पे इसका सिंबल होता है मोल, MOL, ठीक है ना, ये इसका सिंबल होता है। ये 7 आपके पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, ये अपने आप में परिपूर्ण है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ये जो लुमिनस इंटेंसिटी है किसी पे डिपेंड करेगी, या लेंथ है, लेंथ अपने आप में खुद फुलफिल है। भाई मैंने बोला 5 मीटर, अब लेंथ किस पे डिपेंड करेगी बताओ, किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। टाइम किस पे डिपेंड करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सारी जो क्वांटिटीज है वो कैसी हैं, फंडामेंटल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब दूसरा आता है आपके पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल में आपने पढ़ा ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ड्राइव्ड वो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो हम फंडामेंटल से ड्राइव करेंगे, इसलिए उनको क्या बोल रहे हैं, देखो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से जिनको ड्राइव किया जाता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देखिए यहां पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला है, देखो यहां पे एग्जांपल हमारे पास एरिया, और एरिया को देखो क्या राइट डाउन कर सकते हो, एरिया है वो आपके पास मीटर स्क्वायर होता है, यानी देखो क्या हो गया, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ, यही तो लिखना पड़ा। देखो लेंथ इंटू लेंथ आपको लिखना पड़ा, और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। देखो एक फंडामेंटल और दूसरी फंडामेंटल, इन दोनों की हेल्प से एक नई क्वांटिटी ड्राइव हो गई जिसको आपने बोला एरिया। ये पहला एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल लिखना चाहते हो लिख सकते हो। देखो सेकंड यहां पे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, यानी लेंथ को 3 बार लिख दो, लेंथ लेंथ लेंथ, ठीक है ना। थर्ड यहां पे एग्जांपल लिख लो, वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या हो गया आपके पास, लेंथ, और टाइम क्या हो गया, टी, ठीक है। तो लेंथ अपॉन में टाइम हो गया, और लेंथ आपकी कैसी क्वांटिटी है, लेंथ आपको पता है कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, और टाइम भी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। मतलब फिर से आपने एक लेंथ और टाइम यानी फंडामेंटल का यूज करके नई क्वांटिटी को ड्राइव कर दिया, तो ये वेलोसिटी भी ड्राइव क्वांटिटी हो गई है। एक और एग्जांपल ले लो, फोर्स। फोर्स देखो, फोर्स इसको इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलरेशन। मास तो तुम जानते ही हो, इसके यूनिट की बात करोगे देखो कैसे लिखोगे, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां पे वैसे तो फोर्स की यूनिट तुम क्या लिख सकते हो, वैसे तो फोर्स की यूनिट सीधी सीधी आपके पास क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। लेकिन यहां पे आपको जो यूनिट लिखनी है वो क्या हो जाएगा, देखो पहले मास की यूनिट लिखोगे, क्या हो जाती है आपके पास, मास की यूनिट किलोग्राम, उसके बाद एक्सेलरेशन के लिए होगा इनटू मीटर, और फिर होगा पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, समझ गए। तो ये आपके पास फोर्स हो गया। तो यहां पे आपने फिर से देखो मीटर, मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए, सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक है ना। तो आपने फिर से देखो मास, ये मास का यूज किया आपने, तो मास का यूज किया, फिर लेंथ का यूज किया, और टाइम का यूज किया। तो इसका मतलब फिर से आपने फंडामेंटल का यूज करके एक यहां पे क्वांटिटी को ड्राइव किया, तो फोर्स भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके ड्राइव्ड क्वांटिटीज के, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आपका थर्ड टाइप आता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो सप्लीमेंट्री, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे है देखो, क्या है, सबसे पहला जो इसका टाइप है, प्लेन एंगल और एंगल, प्लेन एंगल और एंगल। और दूसरा जो इसका टाइप है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो देखो दो इसके टाइप है, प्लेन एंगल या फिर एंगल भी आप इसको कह सकते हो, प्लेन एंगल भी बोला जाता है या फिर केवल एंगल बोला जाता है। और उसके बाद सॉलिड एंगल, इससे इसके सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ये दो ही हैं आपके पास, इसके दो ही टाइप्स होते हैं। तो अब देखो फंडामेंटल में आपने 7 क्वांटिटीज पढ़ी,
जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। फिर आपने ड्राइव्ड में पढ़ी, जो उन 7 का यूज करके हम ड्राइव करते हैं, वो ड्राइव्ड में आ गई। और फिर आप पढ़ रहे हो सप्लीमेंट्री, जिसके 2 ही टाइप है। अब ये जो प्लेन एंगल है या एंगल है वो क्या है, जैसे यहां पे मैं एक लाइन को ड्रा करूं, यहां पे एक लाइन को ड्रा करूं, इन दोनों के बीच का ये क्या हो गया, एक एंगल ही तो हो गया मेरे पास। ठीक है, एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हो, ये एंगल है थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस। ये आर्क अपॉन रेडियस कहां से आया, देखो ये आर्क, ये वाला तो क्या हो गया आपका आर्क हो गया, और ये वाली जो यहां से डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो आर्क अपॉन रेडियस लिख देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, थीटा आ जाता है, एंगल आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया, और इसकी जो यूनिट है वो आपके पास क्या हो जाएगी, रेडियन। रेडियन आपके पास क्या होगी, इसकी यूनिट। अच्छा, सिंबल क्या होता है इस यूनिट का, इसका जो सिंबल होता है वो होता है RAD। RAD ये इस यूनिट का सिंबल होता है, समझ गए। पहला क्या है, प्लेन एंगल या फिर एंगल जिसको आप बोल सकते हैं, थीटा से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस इसका फॉर्मूला होता है, कहीं से भी सर्च कर लेना थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, मिल जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, फॉर्मूला नहीं आते तो इंटरनेट से नेट वेट पे जाओ, सर्च मारो और देख लो। तो थीटा, अब यूनिट इसकी होती है रेडियन, और यहां पे इसका सिंबल होता है RAD, समझ गए आप। अच्छा, यहां पे आपने लिखा हुआ, कई बार देखा होगा, 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई RAD, मतलब 2 पाई रेडियन इक्वल है किसके, 360 डिग्री के। अब पाई का मतलब 180 होता है, और 2 इंटू 1 पाई करो, 2 इंटू पाई करोगे तो 360 हो जाएगा अपने आप ही आपके पास। अच्छा, यहां से मैं इसको 180 कर दूं, 180 डिग्री कर दूं, हाफ हो गया, तो मतलब 2 नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा आपके पास। 90 डिग्री कर दूं यहां से, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, देखो π/2 हो जाएगा। ठीक है, π/2 रेडियन। तो देखो प्लेन एंगल और एंगल थीटा, फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो आर्क अपॉन में रेडियस हो गया, यूनिट रेडियन है, और RAD इसका सिंबल होता है। 360 इक्वल्स टू 2 पाई। अगर यहाँ पे इसको हाफ कर दूं तो देखो यहाँ पे 2 अपॉन में आ गया, और फिर 90 कर दूं तो π/2, और अगर 45 कर दूं तो हो जाएगा π/4 RAD, राड। समझ गए ना। तो ये आपके पास चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्लेन एंगल और एंगल पहली सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हो गई है। तो ये सॉलिड एंगल क्या है सर, ये आपका थीटा। सॉलिड एंगल देखो क्या है, सॉलिड एंगल जो आपको एंगल देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा, 3D के अंदर मिलेगा। ठीक है, 3 डायमेंशंस के अंदर, 3D के अंदर जो एंगल देखने को मिलेगा उसको आप बोलोगे सॉलिड एंगल। ये कैसा एंगल होगा, देखो यहां पे देखो एक कोन बना रहा हूं, कोन है हमारा, ये कोन हो गया। ठीक है, ये आपकी एक सरफेस हो गई कोन की, और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 2D डायग्राम हम बना रहे हैं कोन का, लेकिन ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हो, ये वाला जो एंगल थीटा, अब ये बिल्कुल मत समझना कि ये एंगल 2D के अंदर है। देखो ये जो कोन है ना, कोन यहाँ पे बेसिकली कैसा दिखेगा आपको, अगर कोन को आप 3D में थोड़ा देखोगे ना तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ऐसा आपको नजर आएगा, ऐसा, समझ गए, ऐसा। ये जो पूरा एंगल है नीचे वाला, ये पूरा एंगल जो है ना इसके अंदर, इस पूरे एंगल को क्या कहा जाएगा आपका, देखो थीटा बोला जाएगा। समझ गए, ये जो एंगल है, और ये आपका कैसा एंगल है, सॉलिड एंगल। तो जो थीटा आपका होता है 3D के अंदर, वो किसमें आता है, सॉलिड एंगल। और ये आपकी दूसरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। और इस थीटा का जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या होगा, देखो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये तो हो गया हमारा एरिया, और ये हो गई हमारी रेडियस। तो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, रेडियस देखो लेंथ है, और एरिया को आप जानते हैं मीटर स्क्वायर। इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो DA। अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस अभी तो आप एक बार फॉर्मूला याद रख लो। DA हमने डिफरेंशिएशन किया तो DA अपॉन में R स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे बिल्कुल 11th-12th के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ोगे। और इसकी यूनिट जो होती है ना, वो होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है, और इसको सिंबल SD इसका सिंबल आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास देखो जो हो गया है सॉलिड एंगल। ये एक और आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। तो दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। अब इसके बाद डायमेंशंस की बात करेंगे फाइनली। देखो तो यहां में बात आती है डायमेंशंस। तो देखो डायमेंशंस क्या है आपके पास, लेंथ, ये आपको कुछ बेसिक ये जो क्वांटिटीज है उसके बारे में पहले समझना पड़ेगा।
तो देखो फर्स्ट यहां पे आपके पास है लेंथ, और लेंथ की जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या होती है, एल। ओके। सेकंड मास, मास की डायमेंशन क्या होती है, देखो एम, मास का सिंबल बेसिकली उसकी डायमेंशन है। थर्ड टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। उसके बाद फोर्थ टेम्परेचर, केल्विन, केल्विन से रिप्रेजेंट, के से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। उसके बाद सिक्स्थ क्या होगा, लुमिनस इंटेंसिटी, अभी अभी बताया था लुमिनस इंटेंसिटी किसमें मापते हैं, कैंडेला, ये आ जाएगा सी डी, और इसको वैसे सी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका डायमेंशन की जब बात होती है तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या आ जाएगा, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल। ओके। तो ये आपके पास 7 बेसिक फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनके लिए डायमेंशंस मैंने यहां पे राइट डाउन कर दिए हैं। लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर ये के, केल्विन। तो अब देखो यहां पे जो ये 3 क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम, ये बिल्कुल आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपकी लिखी जाती है लेंथ, मास और टाइम की टर्म के अंदर ही लिखी जाती है। हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा एम एल टी, ऐसा लिखा मिलेगा M0, L1, T1 या T2 या जितना भी जो भी लिखा मिलेगा वो मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स के अंदर ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए लेंथ, मास और टाइम आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, वो हो जाती हैं इनकी टर्म्स के अंदर ही हमें सभी को राइट डाउन करना है। यही हमारा बेसिक रूल है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डायमेंशन क्या चीज है, तो डायमेंशन आपके पास देखो एक रिप्रेजेंटेशन है। देखो यहां पे m की पावर 0 है, इसका मतलब यहां पे मास डेफिनेटली क्या होगा, 0 होगा। लेंथ की पावर 1 है, तो इसका मतलब लेंथ यहां पे क्या होगी, 1 होगी। टाइम की पावर यहां पे मैंने 2 लिख रखी है, तो ये जो जिसके लिए डायमेंशन होगा उसमें टाइम की पावर है वो क्या होगी, आपके पास 2 होगी। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ ए। तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो डायमेंशन है ना वो आपको एक पावर बता देती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या पावर उस फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट है। डायमेंशंस को देख के ये आप इजीली बता सकते हो। तो इसको रफ करते हैं, देखो आगे चलते हैं, फिर डायमेंशंस राइट डाउन करना सीखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज सर आपके पास बहुत सारी हैं, कोई यहां पे लिमिट ही नहीं है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 11th फिजिक्स उठा लो, आपका 12th का फिजिक्स उठा लो, 9th 10th जो आप पढ़ के आए हो उसको उठा लो, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उन सभी क्वांटिटीज की डायमेंशंस को यहां पे लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहां पे कुछ 15-20 डायमेंशंस को लिखेंगे, जिसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई डायमेंशन आखिर लिखते कैसे हैं। देखो सबसे पहला है यहां पे एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अब मीटर मतलब मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एल स्क्वायर, लेकिन मुझे लिखना है MLT की फॉर्म में। तो कैसे लिखूंगा, देखो M0 L2 और T, तो यहां पे M0 L2 और T0, समझ गए। तो ये एरिया की डायमेंशन हो गई हमारे पास। सेकंड वॉल्यूम, पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मीटर क्यूब, अब यहां पे लेंथ कितनी बार आ जाएगी, 3 बार, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। कैसे लिखेंगे, M0 L3 और T0, ये डायमेंशन हो गई किसकी, आपके पास वॉल्यूम की। थर्ड डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे आ जाएगा मास तो आपका कितना 1, और वॉल्यूम क्या होता है, देखो मीटर क्यूब। तो मास के लिए और वॉल्यूम के लिए देखो यहां पे लेंथ, तो ये L क्यूब। कैसे लिखेंगे, देखो अब लेंथ ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी आपके पास, M तो कितना हो गया 1, लेंथ ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी L -3, और यहां पे टाइम कितना हो गया 0। तो ये आपके पास क्या होगी M0, भाई ये क्या हो गया आपके पास M1 L -3 और T0। ये डायमेंशन हो गई किसके लिए, डेंसिटी के लिए। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूले तो देखो आपको याद करने पड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयर इज नो ऑप्शन। फॉर्मूले है ना आपको याद करने पड़ेंगे।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये आ जाएगा लेंथ, और अपॉन में टाइम क्या है, टी। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो m0 और फिर यहाँ पे t ऊपर जाएगा तो L1 है ही और t -1, ये हो जाएगा आपके पास। ये किसके लिए हो गया, वेलोसिटी के लिए हुआ। और सेम आपके पास स्पीड के लिए हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए फिर से लेंथ टाइम t। तो यहाँ पे m0 भाई मास तो है ही नहीं, लेंथ है वो क्या है, देखो यहाँ पे 1 और टाइम है वो आपके पास क्या हो जाएगा 1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए राइट डाउन करते हैं। देखो क्या होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, देखो टाइम टेकन, यही होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी किस में होगा, चेंज इन वेलोसिटी किस में होगा, मीटर पर सेकंड में, तो यहां पे आ जाएगा मीटर अपॉन सेकंड, और फिर टाइम भी तो है अपॉन में, तो इनटू में फिर से आपका क्या आ जाएगा सेकंड। तो इसके लिए क्या राइट डाउन करोगे भाई, पहले तो आपका क्या हो गया, तो ये तो आपका मीटर है, तो मीटर के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले लेंथ, और फिर सेकंड के लिए टाइम इनटू टाइम, तो इन्हें टाइम का हो जाएगा स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो इसको क्या लिखोगे, देखो m0 और L1 और t-2, ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं फटाफट लिखते जाऊंगा और आप देखते जाओ। देखो यहाँ पे आपके पास है फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। कैसे लिखोगे, देखो m1 L1 और t-2, ये डायमेंशन होगा किसका, ये हो जाएगा आपके पास फोर्स का। भाई मास के लिए क्या आ जाएगा m1 और इनटू एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्या हो गया लेंथ, और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो m1 L1 t-2, समझ गए होगे आप। ठीक है 7, और ये कुछ एक डायमेंशन है जैसे फोर्स का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आपको याद करने हैं। ठीक है ना, कुछ एक आपके डायमेंशन ऐसे हैं जो आपको बार बार काम आएंगे, तो इसलिए फोर्स है वो आपका इंपॉर्टेंट हो गया। फिर जैसे वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फिर होता है कोस थीटा होता है। तो फोर्स का तो देखो तुम्हें पता ही है, यहाँ पे क्या है m1 L1 t-2, और यहाँ पे ये फोर्स का हो गया, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट मतलब s, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ, तो ये आपके पास हो गया l। तो इसको देखो यहाँ पे सही राइट डाउन करोगे तो क्या आ जाएगा m1 और l, देखो l और l कितने हो गए 2, और t-2, ये आपका क्या हो गया वर्क का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सीधा याद रखिए भाई, फोर्स का क्या होता है m1 L1 t-2, और वर्क का क्या होता है m1 L² और t-2। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद 8th पे चलते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला 10th में पढ़ के आए हो, वर्क डन अपॉन में टाइम होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो वर्क का देखिए अभी अभी हमने लिखा है, तो यहाँ पे क्या है m1 L2 और t-2, और अपॉन में टाइम के लिए एक t आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक और t जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, m1 L2 और t-3, ये हो जाएगा किसके लिए, पावर के लिए। उसके बाद 9, नेक्स्ट राइट डाउन कर रहे हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मास तो क्या होता है आपके पास किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, समझ सकते हो। किलोग्राम के लिए m1, किलोग्राम के लिए क्या हो गया m1 अपॉन, देखो अपॉन पहले तो इनटू है ना मास, तो यहाँ पे ये मीटर क्या हो गया आपके पास लेंथ, तो इनटू आपके पास L1, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा देखो t1। अब ये t1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, तो m1 L1 और t-1, ये डायमेंशन हो गई किसकी, ये डायमेंशन हो गई आपके पास मोमेंटम के लिए। ठीक है, उसके बाद 10 बार राइट डाउन करते हैं एनर्जी। अच्छा, एनर्जी की यूनिट बताओ क्या होती है, जूल होती है, जूल। ओके, जब एनर्जी की यूनिट जूल होती है। अच्छा, वर्क डन की यूनिट भी क्या होती है, जूल। तो यहाँ पे क्या वर्क डन वाली डायमेंशन ही आपके एनर्जी की डायमेंशन होगी, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे m1 L2 t-2, तो ये लिख देता हूं, देखो इसकी जो क्या आ जाएगी m1 L2 जो वर्क डन की थी t-2 सेम हो जाएगी किसके लिए, एनर्जी के लिए।
चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद रफ करता हूं। फिर एनर्जी आपकी कोई भी हो, देखो 12 के लिए राइट डाउन कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसका भी सेम आ जाएगा mL2 और T-2 सेम आ जाएगा इसके लिए भी। जो आपका भाई वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सभी के लिए सेम है, ठीक है ना। उसके बाद 13 इम्पल्स, इम्पल्स के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू चेंजमेंट इन टाइम। इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू चेंजमेंट इन टाइम। ये फॉर्मूला जरूर आपको देखो याद रखने पड़ेंगे। फोर्स इनटू चेंज, अब फोर्स की डायमेंशन इसलिए मैंने बोला था याद रखनी है, क्या है mL/T-2 और इनटू में चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के लिए क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, देखो कैसे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो डायमेंशन क्या हो जाएगी mL और T हो जाएगा, देखो T एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा T-1। समझ गए भाई, 2 पावर माइनस की है, 1 पावर प्लस की है। तो ये हो गया आपके पास m1 L1 और T-1। ये आपके पास किसके लिए हो गई, इंपल्स के लिए हो गई। उसके बाद राइट डाउन करते हैं 14 एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, एंगुलर वेलोसिटी इसका फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, v1/r। अब वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और मीटर के लिए लेंथ अपॉन सेकंड के लिए टाइम। अच्छा, मीटर पर सेकंड हो गया, और रेडियस ये भी फिर लेंथ में होगी, तो यहां पे इनटू फिर से लेंथ। अब लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट और टाइम आपका बच गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो m0, लेंथ है वो कैंसिल आउट हो चुकी है तो L0, टाइम बचा हुआ है तो आपके पास क्या आ जाएगा T-1। हो गई डायमेंशन आपके पास। तो देखो डिफरेंट टाइप्स के, अब डायमेंशन आप कितनी भी लिखते जाओ कोई एंड तो है नहीं। जितने आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज है उतने ही डायमेंशन है। अब जितने सारे फॉर्मूलाज आप लाते जाओगे, फॉर्मूलाज को पुट करते जाओगे और डायमेंशन को लिखते जाओगे। देखो एक दो डायमेंशन आपको और बता देता हूं, उसके बाद यहां पे सिंपली हम कुछ कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो m0 L0 T-1, ये डायमेंशन हो जाएगी आपके पास 16। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए फॉर्मूला होता है देखो आपके पास 2 पाई और इनटू फ्रीक्वेंसी। अब पाई के लिए 2 और पाई, इनके लिए तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, सिंपली फ्रीक्वेंसी का है वो सेम रह जाएगा। देखो m0 L0 T-1, तो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होता है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो पता नहीं हमने कितने राइट डाउन कर दिए थे, चलो दोबारा से 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखो यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रेस, स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब पता नहीं कितने राइट डाउन कर दिए थे, देखो वो आप समझ लेना, उसके आगे आप अपनी काउंटिंग कंटिन्यू कर लेना अगर आप राइट डाउन कर रहे हो। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के लिए आपको पता है कि mL/T-2 मैंने कहा था लर्न करके रखो। एरिया के लिए, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, तो आपका देखो लेंथ स्क्वायर। बेसिकली कंसेप्ट है ना, उसको समझना जरूरी है भाई। फोर्स के लिए हमारे पास होता है mL/T-2। एरिया, एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब लेंथ इंटू लेंथ। भाई मीटर में किसको मापते हैं, लेंथ को, तो उसके लिए L आएगा, L इंटू L, तो L का स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहां पे L का स्क्वायर होगा, देखो एक L आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो m1 L1 और T-2, ये आ जाएगी किसके लिए, ये आपके पास स्ट्रेस के लिए हो जाएगी। फिर यहां पे सेकंड स्ट्रेन, तो इनका कोई एंड नहीं है। आपको जिसका फॉर्मूला पता है उसके आप राइट डाउन कर सकते हो। स्ट्रेन के लिए चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ। अब लेंथ और लेंथ क्या होगा, L/L, समझ गए, लेंथ अपॉन लेंथ, और L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो m0 L0 और T0। ना तो m है, ना L है, ना T है। ऐसी जो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास m, L, T, जिनमें से किसी का भी कोई भी पावर नहीं है, तो उसको कहा जाता है देखो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास m, L, T किसी की कोई पावर नहीं है, उनको डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन करते हैं। देखो थर्ड, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन,
अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स के लिए देखो ये होता है आपके पास m l t-2 याद रखना है, और लेंथ के लिए l हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, l से l कट जाएगा। अच्छा क्या बचेगा, देखो m की वैल्यू कितनी है 1, m की पावर 1 है, l कट चुका है तो l क्या हो जाएगा आपके पास 0, और फिर आपके पास t कितना है, t की पावर हो जाएगी -2। ये आपके पास किसके लिए हो गई, सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे कितनी लिखते जाओ भाई, जब आपको फॉर्मूला पता है ना, एक बार फॉर्मूला आपको पता चल गया उसके बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एक और बता देता हूँ, ठीक है, मतलब एक दो और बता देता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट है उनकी बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका फॉर्मूला देखो क्या है आपके पास, चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम होता है। अच्छा करंट के लिए क्या होता है एम्पियर, करंट के लिए क्या होता है एम्पियर, और टाइम के लिए क्या होता है, टाइम के लिए तो T हो जाएगा सेकेंड। तो करंट के लिए यहाँ पे देखो I A इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा M, अब लिखना तो हमें किस फॉर्म में है, MLT की फॉर्म में, तो M0 L0 T0 T1 हो जाएगा और A1, इस तरह से इसको राइट डाउन करेंगे। तो M0 L0 T1 और A1 ये हो जाएगा हमारे पास, और T वैसे लास्ट में आता है आपका, हमेशा T को लास्ट में लेना होता है, तो A1 और T1 इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो जिसका फॉर्मूला आपको पता है ना वो आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। एक और राइट डाउन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पे वर्क डन अपॉन चार्ज, और वर्क डन के लिए हमने देखा था क्या होता है, देखो ML2 और T-2 ये वर्क डन का होता है, और चार्ज के लिए देखो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा है, तो ये हम राइट डाउन कर देते हैं M0 L0 A1 और T1, ठीक है ना। और इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, देखिए M0 यहाँ पे देखो ऊपर M1 है तो M1, फिर L है यहाँ पे ये 0 है, ये आपका 2 है तो L2, उसके बाद A है वो कितना है, देखो A ऊपर वाले में है नहीं तो इसको राइट डाउन कर देंगे, देखिए A1, और फिर टाइम देखिए 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, 1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T-3। तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपके पास किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। देखिए कुछ नहीं किया, M को ऐसे का ऐसे छोड़ दिया हमने, L को यहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसे छोड़ दिया, T है वो देखो 1 यहाँ पे था तो ऊपर जाके 3 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से डायमेंशन लिखना है, जब आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन भी लिख सकते हो। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कुछ कांस्टेंट की बात करेंगे। तो अब बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ सम कांस्टेंट, है ना, क्योंकि डायमेंशन का कोई देखो एंड नहीं है, जितने फॉर्मूला आपके पास है उतने ज्यादा डायमेंशंस हैं। फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखो, उसका डायमेंशन लिख लो, ठीक है ना, तो सिंपल है। देखो अब कुछ कांस्टेंट की बात करेंगे। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C/V। C क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा स्पीड के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, जानते ही हो आप। तो मीटर मतलब लेंथ, और सेकंड के लिए टाइम, तो मीटर पर सेकंड, अपोन में तो मीटर के लिए लेंथ और अपोन में टाइम। अच्छा अपोन क्या होगा, V मतलब ये क्या होता है आपके पास, सिंपली ये भी फिर से आपके पास स्पीड है, लेंथ और अपोन में सेकंड, तो ये तो आप एक दूसरे से यहां पे क्रॉस डाउन हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या आएगा, M0 L0 T0, ये डायमेंशन हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक आपके पास डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास डायमेंशन लेस है। लेकिन क्या सारे कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, तो नहीं होते हैं। तो कौन से कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस नहीं है, देखो आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड यहां पे कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, G। देखो इसके लिए डायमेंशन राइट डाउन करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आप सभी जानते हो भाई, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, M1 M2, ये होता है ना G M1 M2 अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से G इक्वल्स टू क्या राइट डाउन कर सकते हो आप, G इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो फोर्स इंटू रेडियस स्क्वायर, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा M1 M2।
इसका डायमेंशन राइट डाउन करो। देखो खुद से लिख के देखो आप, इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए। देखो फोर्स के लिए तो हमारे पास फिक्स है MLT-2, ये फोर्स के लिए है। उसके बाद रेडियस, रेडियस मतलब मीटर, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर अपॉन, देखो यहां पे मास, मास के लिए क्या हो जाएगा आपके पास m, और ये भी m दूसरा, तो यहां पे m इंटू m राइट डाउन कर दें। देखो क्या हो जाएगा, m और m ये 2 हैं और ये 1 है, तो 2 ऊपर जाएगा तो m -1, देखो m हो जाएगा -1। अच्छा अब देखो लेंथ, देखो लेंथ के लिए एक ये रहा और 2 ये रहे, तो l कितना हो जाएगा 3। टाइम देखो, टाइम ये 2 है आपके पास, तो t-2। तो ये डायमेंशन बताओ लिखना कितना आसान है भाई। हमारे पास क्या था, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूला था, और फॉर्मूले को लिख करके हमने इसका डायमेंशन इजीली राइट डाउन कर दिया, m-1 l3 और t-2। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कांस्टेंट का आप डायमेंशन, जब आपको फॉर्मूला पता है तो आप राइट डाउन कर सकते हो। आगे चलते हैं, थर्ड है प्लांक कांस्टेंट। इसको इस तरह से h से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लांक कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूले को राइट डाउन करेंगे। फॉर्मूला होता है देखो h इक्वल्स टू E अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो m1 l2 और t-2, और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी आपको पता है कितना होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन t होता है। हमने पहले देखो सोल्व कर चुके हैं इस बारे में, तो इसलिए पहले वाले में आप जाकर के फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन देख सकते हो, और एनर्जी का वर्क डन वाला होगा तो उसका डायमेंशन देख सकते हो। तो देखो इसका लिखने के लिए क्या होगा, m1 और l देखो कितना हो जाएगा 2, और t देखो एक और यहाँ पे ये जाएगा ऊपर की तरफ प्लस हो जाएगा, तो t1। ये डायमेंशन हो जाएगा किसका, प्लांक कांस्टेंट का। फोर्थ है यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखो फॉर्मूला इसका देखते हैं। देखो इसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपके पास PV इक्वल्स टू KT। P का मतलब होता है प्रेशर, V का मतलब होता है वॉल्यूम, K यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T का मतलब होता है टेम्परेचर। T का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो यहां से देखो K इक्वल्स टू क्या राइट डाउन कर सकता हूं, K इक्वल्स टू, ये T इसके नीचे चला जाएगा, तो PV अपॉन में क्या हो जाएगा T। तो यहां पे देखो अब इसके लिए राइट डाउन करेंगे, तो यहां पे जो P है भाई, P है आपके पास क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो प्रेशर के लिए लिख दिया मैंने फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा उसके बाद देखो ये है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऐसे कैसे राइट डाउन कर देंगे, तो इनटू में वॉल्यूम और अपॉन में क्या था, टेम्परेचर, अपॉन में टेम्परेचर है। ठीक है, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं ना भाई, यहाँ पे P के लिए फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर के लिए, और V ऐसे कैसे और टेम्परेचर। अच्छा इसके लिए अब राइट डाउन करेंगे, देखो डायमेंशन। तो इसके लिए क्या होगा, देखो सबसे पहले फोर्स के लिए तो हमें पता ही है क्या होता है, फोर्स की तो हमने लर्न कर रखी है MLT-2। एरिया के लिए देखो मीटर स्क्वायर, तो L स्क्वायर। उसके बाद इनटू वॉल्यूम के लिए लेंथ क्यूब, मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम, और अपॉन में देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है। ठीक है, अब इसको राइट डाउन कर सकते हैं, इसको फाइनलाइज कर देंगे। देखो क्या हो जाएगा, m ऐसे का ऐसे। उसके बाद देखो L2 तो ये रहे, ऊपर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और 3 ये रहे, तो 3 और 4 में से 2 माइनस कर दो तो 2 बच गया, ML2। उसके बाद केल्विन, केल्विन कितना है, -1 कर देंगे ऊपर जाएगा तो, और T टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर -2। ये डायमेंशन हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिफ्थ है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। तो इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए देखो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फॉर्मूला देखिए, जिसका भी फॉर्मूला आपको पता है ना, उसका डायमेंशन निकालना आपके लिए बहुत आसान है। देखो फॉर्मूला है आपका फोर्स इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी n, फिर इनटू में a, और फिर डेल v अपॉन में डेल z।
ये फॉर्मूला होता है। अब देखो डेल वी क्या है, देखो ए तो क्या होता है, एरिया, आप सभी जानते ही हैं। ए क्या है, एरिया। डेल वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी। एंड उसके बाद यहां पे जेड, जेड का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है ना, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको पता चल गया फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंगली देखो राइट डाउन कर सकते हो। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एन इक्वल्स टू, देखो ये एफ, ये एफ है, अपोन में आएगा ए, तो एफ अपोन में ए, फोर्स अपोन एरिया हो गया भाई, प्रेशर था, और इनटू में यहां पे देखो जेड इधर जाएगा तो डेल जेड, और अपोन में क्या आ जाएगा, डेल वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो इसको। अच्छा, अब यहां पे देखो फोर्स के लिए तो हमें पता ही क्या होता है, एम एल और टी माइनस टू होता है। अच्छा, एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए हम पता ही मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर होता है। अच्छा, अब ये चेंज इन डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए एल और इनटू यहाँ पे चेंज इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, तो ये तो मीटर, और अपॉन सेकंड मतलब इनटू में टी की पावर -1, भाई सेकंड ऊपर जाएगा ना। तो अब इसको देखिए फाइनलाइज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, देखो एम कितना है, एम हो गया 1, भाई एम कितना हो गया 1। अब एल देखो 2 ये हैं, 3 ऊपर जाए, और ये देखो ऊपर भी 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल -1, ठीक है भाई, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए सारे, और t -2, तो ये माइनस एक और ऊपर जाएगा तो प्लस का होगा, तो t1, तो m1 l -1 और t1। ये किसके लिए हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हो गया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 6 है आपके पास मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो फॉर्मूला जिसका भी पता है राइट डाउन करना आसान है, ये लास्ट है। देखो अब यहां तक आते आते मुझे भी पता है आप काफी ज्यादा बोर हो चुके होंगे। देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q इक्वल्स टू आपके पास होता है एन सी और डेल टी, ठीक है ना। अब यहां पे इसका मतलब क्या है, देखो ये तो आपके पास क्या हो गया, Q का मतलब हो गया हीट एनर्जी, हीट, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, फिर सी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है बेसिकली, और डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज, डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। देखो सब कुछ आपके सामने है, फॉर्मूला कैसे राइट डाउन कर सकता हूं, देखो अब C इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, Q, और अपोन में देखो क्या आ जाएगा, Q अपोन N इंटू डेल टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास फॉर्मूला है, अब राइट डाउन कर दो फटाफट। देखो आप राइट डाउन कर सकते हो इजीली, बहुत इजी है। ये आपके पास Q क्या है, हीट है, और हीट के लिए क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी का या वर्क डन का ml2 और t-2, कोई भी एनर्जी हो, हीट हो, सेम रहने वाला है। तो Q का तो ये हो गया अपोन में N, एन आपका क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल के लिए क्या लिखते हैं, MOL, इसके लिए मोल लिखा जाता है, इनटू चेंज इन टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, तो ये मैंने लिख दिया केल्विन। फाइनलाइज कर दूं, देखो क्या हो गया, M1, L कितना है, देखो 2, तो ये हो गया L2। अब देखो मोल है तो यहां पे लिख दिया मैंने मोल, मोल, और मोल का कितना हो जाएगा, मोल ऊपर गया है तो -1, और फिर उसके बाद K केल्विन, ये भी ऊपर गया है तो K -1। ये किसके लिए हो गया आपके पास, देखो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लगभग सभी कांस्टेंट के जो डायमेंशंस हैं वो अब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जिनके पास यूनिट है, दे हैव यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, जिनके पास देखो क्या बोला मैंने, दे हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास यूनिट्स तो हैं लेकिन उनका कोई भी डायमेंशन नहीं है।
तो यूनिट्स हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट्स तो हैं पर डायमेंशन नहीं है। कौन होंगी? थोड़ी देर पहले देखिए यहां पे हमने पढ़ा था इस लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास यूनिट तो होती है लेकिन इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे दो आपने पढ़ी थी। पहली जो आपके पास जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी थी, प्लेन एंगल, या तो बोल सकते हैं प्लेन एंगल या फिर एंगल, और जिसकी आपके पास देखिए यूनिट है वो क्या थी, यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सेकंड है जो आपके पास वो क्या था, एंगल, और एंगल भी कौन सा था, देखिए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल या फिर क्या था आपके पास, सॉलिड एंगल। तो रेडियन और स्टेरेडियन, तो इसलिए इनकी यहां पे कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। इनके पास यूनिट तो हैं पर इनका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनके पास यूनिट्स तो हैं पर उनका कोई भी डायमेंशन नहीं है। अच्छा, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है जिसके पास डायमेंशन तो है पर यूनिट नहीं है? बिना यूनिट के डायमेंशन को फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके पास डायमेंशन हो और यूनिट ना हो। ठीक है, तो ये था सिंपली आपके पास डायमेंशंस को राइट डाउन करना। डायमेंशंस की कोई लिमिट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, जितने फॉर्मूलाज हैं उतने डायमेंशंस हैं। तो फॉर्मूला को राइट डाउन करिए और उसका डायमेंशन को लिख लीजिए। ठीक है, MLT की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। ये हमारा बेसिक सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि सारे 11th क्लास फिजिक्स के वीडियोस, लेक्चर इसके ऊपर अपलोड होने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।